हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज वेटनरी विजडम। सबसे पहले आपको विश्व दूध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे। 13 जनवरी 1970 विश्व के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ये भारत में श्वेत क्रांति का जनक होने वाला था। ये प्रोग्राम एनडीडीबी का एक लैंडमार्क डेवलपमेंट प्रोग्राम साबित हुआ। इसने पूरे भारत में दूध उत्पादन का प्रारूप ही बदल दिया और इस प्रोग्राम ने भारत को एक पिछड़े हुए देश से दूध उत्पादन में अग्रणी देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इसी के चलते भारत दूध उत्पादन में 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर 1 स्थान पर आ गया और 2011 में विश्व का कुल दूध उत्पादन का 17% भारत में होने लगा। इसके लॉन्च होने के 30 वर्षों के भीतर देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग दुगनी हो गई और डेयरी फार्मिंग को ग्रामीण रोजगार के सुनहरे अवसर के रूप में देखा जाने लगा। इसकी शुरुआत डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा की गई और साथ ही साथ इस बात को भी इस प्रोग्राम में सुनिश्चित किया गया कि किसान अपने उत्पादन का स्वयं मालिक बने और उसकी कीमत तय करे। दूध का अत्यधिक उत्पादन उन छोटे छोटे किसान भाइयों द्वारा संभव हुआ जो थोड़ा ही सही परंतु निरंतर उत्पादन करते रहे। इसे ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम की सफलता के लिए आनंद पैटर्न पर डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल तैयार किए गए। इसे संभालने के लिए शास्त्री जी ने वर्गीश कुरियन जी को एनडीडीबी का चेयरमैन बनाया। श्री वर्गीश कुरियन ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और तभी से वर्गीश कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाने लगा। दूध उत्पादन के इस प्रोग्राम को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया, जिससे भारत में श्वेत क्रांति आई। इसमें राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड बनाकर भारत के सभी दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और कस्बों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया। इससे पहला फायदा ये हुआ कि दूध के दामों में आने वाली मौसमी उपलब्धता की कमी और अनिश्चितता को समाप्त किया गया और साथ ही साथ ये भी हुआ कि बिचौलियों के निकलने से किसानों की आय बढ़ने लगी। ऑपरेशन फ्लड का बुनियादी पत्थर जिसने ठोस सफलता की नींव रखी वो थी विलेज मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, जो किसानों से दूध को इकट्ठा करती और मार्केट में बेचती और उस पैसे को वापस किसानों को देती। उत्पादन के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाएं अपने मेंबर किसानों को मुहैया कराती। तो इस प्रोग्राम के फ़ायदे ये हुए कि एक तो देश का दूध उत्पादन बढ़ा, दूसरा ग्रामीण आय बढ़ी, तीसरा उपभोक्ताओं को उचित दामों पर अच्छी क्वालिटी का दूध मिलने लगा और इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी भारत में समृद्धि बढ़ने लगी। इस प्रोग्राम के 4 फेज़ थे। पहला फेज़ 1970 से 1980 तक चला। इसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल डोनेट किया, जिसे बेचकर इस फेज़ को चलाने के पैसों का इंतज़ाम हुआ। इस प्रोग्राम में देश के सबसे बड़े 18 मिल्क शेड स्थानों को मेट्रो सिटीज़ के साथ जोड़ा गया। मिल्क शेड स्थान वो एरिया होते हैं जहां पर दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे तो ये फेज़ 1975 में समाप्त होने वाला था, परंतु यह 1979 तक चला। इससे दूध की मार्केटिंग व्यापक तौर पर बढ़ गई और किसानों की आय बढ़ने लगी। तीसरा अहम काम ये हुआ कि डेयरी पशुओं की नस्ल बहुत तेज़ी से सुधरी और उनमें निरंतर सुधार होने लगा। दूसरा फेज़ 1981 से 1985 तक चला। इसमें मिल्क शेड एरिया 18 से बढ़कर 136 हो गए, शहरी मार्केट बढ़कर 290 हो गए और 1985 के आखिर तक 43,000 विलेज कोऑपरेटिव दूध ग्रहण करने लगे, जिनमें लगभग 42.5 लाख किसान जुड़ चुके थे। और इस तरह यूरोप और वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए स्किम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल के उपहार से भारतीय डेयरी व्यवसाय और किसान आत्मनिर्भर बन गए।
तीसरा फेज़ 1985 से 1996 तक चला। इसमें चलती हुई डेयरी कोऑपरेटिव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। वेटनरी केयर, फर्स्ट एड सेवाएं, फीड मिल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी सेवाओं को मजबूत किया गया। इसमें निचले तबके पर लोग तैयार किए जाने लगे जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी सुविधाओं को किसान के डोर स्टेप तक पहुंचाने लगे। इस फेज़ में 30,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी 43,000 डेयरी कोऑपरेटिव्स जो पहले बन चुकी थी उनके ऊपर थी। मिल्क शेड एरिया भी बढ़ गए और कोऑपरेटिव में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी दिखने लगी। इस फेज़ में पशु स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाया गया। उसके लिए फंड्स दिए जाने लगे। उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेशन देखने में आए, जैसे थिलेरियोसिस की वैक्सीन का बनना, बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट, यूरिया मोलेसिस, मिनरल ब्लॉक, मिनरल मिक्सचर आदि मार्केट में आने लगे, जिससे पशु की उत्पादकता भी बढ़ी और किसान की आय भी। लेकिन कुछ लोगों ने इस अप्रतिम विकास की भी कठोर निंदा की और कहा कि बाहर की गाय ने भारतीय गौ नस्लों को हाशिए पर ला दिया है और उन्हें एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो बाहरी ब्रीड हॉलिस्टन फ्रीजन या जर्सी भारत में आई है वह दूध तो ज़्यादा देती है, लेकिन उसके लिए दाना और चारा भी अधिक चाहिए जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसमें लोगों ने A1, A2 और ऑर्गेनिक दूध जैसे मुद्दों को खड़ा कर डेयरी मार्केटिंग में नए आयाम खोले। इसी सिलसिले में नेशनल डेयरी प्लान 1 2012 में लॉन्च किया गया जो कि 2019 तक चला। इसकी कुल लागत लगभग 2242 करोड़ रुपए थी। इसमें राशन बैलेंसिंग जैसे प्रोग्राम को NDDB ने कई राज्यों में चलाया। पिछले साल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लान 2 का भी खाका तैयार हुआ जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसमें लगभग 3.25 लाख गाँव को कवर करने का प्लान बनाया। नेशनल डेयरी प्लान 1 में NDDB ऑलरेडी 2 लाख गांवों तक पहुंच चुकी है, बाकी में पहुंचने की कवायद है। इस प्लान में गांव में बायोगैस बनवाने की भी तैयारी की जा रही है। देश में दूध उत्पादन 6% की दर से बढ़ रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने का अनुमान है। दूध के दाम भी पिछले 2-3 वर्षों में स्थिर हुए हैं, परंतु इसके बावजूद भारतीय डेयरी उद्योग कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के अंत तक भारत में कुल दूध उत्पादन लगभग 210 मिलियन टन हो जाएगा। यह देखते हुए भारत का दूध और दूध से बने उत्पाद निर्यात करने के क्षेत्र में असीम संभावनाएं देखने में आती हैं, परंतु इसमें कई अड़चनें हैं। 20वीं पशुगणना के हिसाब से भारत में लगभग 30 करोड़ गाय भैंसे हैं, परंतु हमारे देश में चारे की उपलब्धता बहुत सीमित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी के अनुसार भारत में सूखे चारे की कमी लगभग 21% है, हरे चारे की कमी लगभग 26% है और कंसंट्रेट दाने की कमी लगभग 30% है और ये कमी निरंतर बढ़ रही है। चारे की निरंतर कमी के चलते देश में दूध उत्पादन का बढ़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह भी अनुमान है कि 2025 तक हरे चारे और दाने की कमी बढ़कर 40% तक हो जाएगी। इस एरिया में कार्यरत संस्थाएं हमें बताती हैं कि हरा चारा उगाने के लिए फार्म लैंड निरंतर कम हो रही है क्योंकि अन्य फसलों को उगाने में किसानों को अधिक लाभ मिलता है। दूध के दाम अधिक न होने के कारण चारा महंगा नहीं बिक पाता। दूसरी ओर नई वैरायटी के गेहूं के भूसे का पोषण पहले के भूसे की तुलना में कम है क्योंकि इसमें लिग्निन कंटेंट अधिक होता है। बहुत सारा चावल का पराल सुविधाएं न होने के कारण खेतों में जला दिया जाता है जिसे पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस क्षेत्र में बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। चारे के बाद और समस्याएं जैसे पशुओं की प्रजनन संबंधी दुविधाओं में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिलता। यह बात सच है कि खराब पोषण के कारण पशुओं की उत्पादन आयु बहुत घट जाती है और किसान को समय से पहले ही अपने पशु को अलविदा कहना पड़ता है। प्रेगनेंसी पता लगाने के क्षेत्र में संस्थाओं को अपनी रिसर्च तेज़ करनी चाहिए और गाय भैंसों के लिए प्रेगनेंसी किट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए। दूध का मार्केट स्थिर नहीं है और कोऑपरेटिव पर इतना दाम नहीं मिल पाता जो पर्याप्त हो और
इस वर्ष कोरोना के आने के बाद डेयरी किसानों को बहुत बड़े आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। पूरा व्यवसाय चौपट होने की स्थिति में है। डेयरी किसानों के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के साथ साथ मॉडर्न डेयरी ट्रेनिंग सेंटर को भी खोला जाना चाहिए, जिससे नए व्यवसायियों को डेयरी फार्मिंग के बिजनेस और तकनीक संबंधी विषयों में जानकारी दी जा सके। डेयरी व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह न सिर्फ ग्रामीण किसानों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि पढ़े लिखे नवयुवकों को भी रोज़गार देने में समर्थ है। इसी आशा के साथ कि आने वाला कल आज से अच्छा होगा, आप सभी को एक बार फिर अली वेटनरी विजडम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपने इस छोटे से प्रयास अली वेटनरी विजडम को जारी रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।